अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का चौथा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे हम सब ये मैच देख सकेंगे, लेकिन जितना इंतजार हमें इसलिए था इन तमाम मैचों का, चाहे मैं इंग्लैंड में बात कर लूं या वेस्ट इंडीज में बात कर लूं, कि एक एक मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दुनिया की उन चंद टीमों में शामिल हैं कि जिनका अब तक कॉम्बिनेशन बन के नहीं दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश ने मुकाबले होने नहीं दिए। हम ये नहीं चेक कर सके पूरी तरह के शर्जील खान को अगर हम टॉप ऑर्डर में लेकर आए तो फिर क्या बेहतर फैसला हुआ या नहीं हुआ, या फखर जमान को नीचे खिलाए चले जा रहे हैं तो फिर क्या ये टीम के मुफाद में है या मुफाद में नहीं है। लेकिन कई लोग कई बातें कर रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट पंडित मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस लिहाज से भी कि 6 बैट्समैनों के साथ पाकिस्तान टीम मैदान में उतरी। गो के बारिश की वजह से मैच नहीं हो सके, लेकिन अगर 15-16 ओवर बाबर आजम और रिजवान खेल जाते हैं तो फिर 6 बैट्समैन खिलाने का क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई फायदा है? उसकी जगह कोई ऑलराउंडर या कोई स्पिनर, क्योंकि स्पिन साजगार कंडीशंस अब तक वेस्ट इंडीज में दिखाई दी हैं और आज भी यही बात की जा रही है कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, लेकिन बारिश का आज भी खौफ और खतरा अपनी जगह पर मौजूद है। तो फिर मजा किरकिरा किया बारिश ने, जिसने मैचेस होने नहीं दिए, लेकिन सिर्फ मजा किरकिरा नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान के थिंक टैंक, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के जो प्लान थे उस पर भी पूरी तरीके से अमल दरामद नहीं हो सका। मैच पर बात करेंगे, इसके साथ साथ बात करेंगे कश्मीर प्रीमियर लीग पर जो इस वक्त इशू बना हुआ है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मजालिम आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाई देता है, और वो दिखाई उस वक्त भी दिया कि जब उन्होंने तमाम दुनिया के मेंबर ममालिक को खत लिखे, उनसे राब्ता किया और कहा कि अगर कश्मीर प्रीमियर लीग में आपने अपने रिटायर्ड प्लेयर्स को भी भेजा तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे, और फिर सभी अमल करते हुए दिखाई दिए। इवन इंग्लैंड ने मॉन्टी पनिसर को रोक लिया और पाकिस्तान ने जितने एहसानात इंग्लैंड पर किए थे, कोविड के मौके पर गए थे, हमने जाके सीरीज खेली थी, जो सूरत हाल थी, जिस अंदाज से क्रिकेट के आगाज में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का रोल था, क्योंकि ये वो दो टीमें थी जिन्होंने इंग्लैंड का टूर किया था जिस वक्त क्रिकेट बिल्कुल नहीं हो रही थी और कोई मुमालिक एक दूसरे में ट्रेवल नहीं कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने जो एहसान किया था उसका ये बदला दिया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कि मॉन्टी पनिसर को भी रोक लिया, कि जो रिटायर्ड हुए हुए भी काफी टाइम उनको हो चुका है और इसके बावजूद उनको अलाउ नहीं किया। लेकिन शहरियार आफरीदी, कश्मीर कमेटी के सरबराह ने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि तिलका रत्ने दिलशान श्रीलंका के प्लेयर और हर्षल गिब्स जनूबी अफ्रीका के फॉर्मर प्लेयर, ये दोनों फॉर्मर प्लेयर आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ एक पैगाम कश्मीर प्रीमियर लीग के मुंतजमीन की हौसला अफजाई के लिए जरूर है, और ये पैगाम एटलीस्ट भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी आईना दिखाने के लिए काफी होगा कि इंटरनेशनल प्लेयर आज भी पाकिस्तान में पहुंचे। दो केस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को भी रोकने का फैसला कर दिया कश्मीर प्रीमियर लीग से, जिसका आगाज 3 दिन के बाद होगा। बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है कोई और नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी। और जिस जमाने में कश्मीर के हवाले से बात हो रही थी, कश्मीर क्रिकेट के हवाले से बात हो रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे हारून रशीद साहब, शो का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाकई आज तो आपने काफ़ी मसाइल और काफ़ी चीज़ें जो हैं अपने प्रीएम्बल में बताया है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक एक बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान का जो इस वक्त दौरा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारियां उन्होंने करनी थी कि अपने उसको एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना था, उसमें काफ़ी ज़्यादा टेंट पड़ा उनको, और अब तो पाकिस्तान के बहुत बहुत कम वक्त रह गया है। ऑब्वियसली 1 से 2 होम सीरीज़ हैं, उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाना है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस वक्त जो थिंक टैंक परेशान होगी कि उनको यही नहीं पता कि उनके ओपनर्स कौन होंगे और उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन क्या होंगे। अब तक अगर देखा जाए तो जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो कोई कार आमद नहीं रहे इनके लिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि इक्का दुक्का मैचेस अगर शर्जील खान खेले हैं तो कोई खास फॉर्म नहीं दिखाई उन्होंने। दूसरा, उन्होंने फखर जमान को नीचे भेजा है मिडिल ऑर्डर में, वहां उन्होंने कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट शो नहीं किया।
तो ऑब्वियसली जब आपके वो मैचेस ना हो रहे हों और मुसलसल अगर ना शर्जील को मौका मिला बैटिंग करने का और मिडिल ऑर्डर में फखर जमान को भी अपने आप को अपने लोहा मनवाने का मौका नहीं मिला, तो बिल्कुल अब हम एट द निक ऑफ द टाइम जब वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब हैं, वहां पर अब क्या सिचुएशन होगी ये रियली लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के तमाम उन खिलाड़ियों के लिए भी जो इस वक्त टीम का हिस्सा है, उस थिंक टैंक को जो कि कोचिंग का पार्ट बने हुए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और उससे ज्यादा जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए कि अभी तक क्रिकेट फैंस को भी नहीं पता कि पाकिस्तान की जो हतमी 15 या 16 खिलाड़ी होंगे वो कहां पर खड़े होंगे। और भाई, और फिर सबसे बड़ी चीज हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। वो जो एक टीम वर्क किसी टीम के लिए दरकार होता है वो उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। वो कि हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ 7 रन से मैच जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन आप देखें कि आखिरी 4 ओवर्स में तकरीबन 20 की रन औसत चेस करने जा रहे थे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, और एक शॉट अवे वो मैच को टाई कर जाते। अगर एक छक्का भी लग जाता तो फिर उस सूरत में मैच टाई हो जाता। वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स दरमियान में स्लो क्यों खेले, वो तो अपनी जगह पर एक सवाल है कि उनके पास विकेटें मौजूद थी, उसके बावजूद वो रन रेट को 20 रन तक ले गए, लेकिन वो 20 रन भी चेस करने जा रहे थे हारून भाई। इसका मकसद है कहीं ना कहीं कुछ सवालात मौजूद हैं। आपकी बॉलिंग के हवाले से भाई बात कर लें या आपकी थिंकिंग के हवाले से बात कर लें। देखिए नसीम, ये तो बहुत ही आपने बड़ा एक ऐसा नुक्ता सामने लेकर आए हैं जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत सैर हासिल बहस कर चुके हैं। उस पर आपको याद होगा, अगर मैं हफीज का वो स्पेल निकाल देता हूं तो आपकी टीम तो ये मैच कहीं से भी नहीं जीत सकती थी। दूसरी तरफ अगर मैं ये देखूं कि पाकिस्तान ने अपने आखिरी 4 ओवर्स, आपने अपने इंट्रो में थोड़ा सा जिक्र किया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो किस तरीके से आजम और रिजवान जो हैं वो अगर 15-16 ओवर खेल जाते हैं और उसके बाद वाले जो प्लेयर्स हैं वो नहीं कुछ करते। दोनों का कंट्रास्ट देखें। पाकिस्तान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि रिजवान और बाबर आजम जब आउट हो गए तो उनके पास 6 से 7 विकेट्स हाथ में थी और उनके पास 4 से 5 ओवर्स में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रन बनाने थे। 24 बॉलों में 23 रन करके पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट होते हैं। वेयर एज दूसरी तरफ अगर आप वेस्ट इंडीज को देखते हैं जो कि मुश्किल हालात से आए थे, यानी उनकी विकेट्स गिरी हुई थी, आस्किंग रेट बढ़ता चला जा रहा था, उन्होंने अपने 4 ओवर्स में 57 रन किए। सो ये शो करता है आपकी बैटिंग पावर हाउस का। हम जो इतना जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, नीचे तक हमारी शुएब मकसूद 6 पे आते हैं, फिर शादाब खान आते हैं, हसन अली भी 8 मार लेते हैं, लेकिन आप देखें जब डिलीवरेंस का मौका आता है, वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 1 विकेट गंवाई। उस दिन बदकिस्मती से प्रॉब्ली मैं ये फील करता हूं कि पोलार्ड जो थे उनकी हिटें नहीं लगी। अगर वो जिस तरह के पावरफुल स्ट्राइकर हैं, अगर पुरान के साथ उनकी भी हिटें लग जाती तो वो बड़े आसानी से ये मैच जीत जाते। लेकिन क्रेडिट डेफिनेटली पाकिस्तान को देना चाहिए कि उन्होंने आखिर वक्त तक खास तौर पर हफीज ने जो स्पेल किया उसने पाकिस्तान को इस काबिल किया कि ये मैच जो है वो जीत गए 7 रन से, जो बहुत करीब जाके हुआ। लेकिन ये वही चीज सामने आ गई कि जब हम बॉलिंग के ऊपर भरोसा करते हैं तो बॉलिंग हमें लेट डाउन करती है, जब हम बैटिंग के ऊपर भरोसा करने की कोशिश करते हैं तो बैटिंग हमें लेट डाउन करती है। तो इट मींस कि पाकिस्तान का ओवरऑल जो इस वक्त टीम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इस वक्त थोड़ा सा मजबूत नहीं नजर आ रहा, क्योंकि जो सोच के साथ पाकिस्तान का थिंक टैंक अपनी टीम को अंदर भेजता है उसके मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यानी वो बैट्समैनों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रन्स करेंगे, वो नहीं करते। वो बॉलर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और विकेट्स लेंगे, वो नहीं करते। आप देखें ना, हफीज को तो पिछले सीरीज में इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, आपने इस सीरीज में आगे इस्तेमाल किया। और ऑब्वियसली मैं समझता हूं कि वहां विकेट कंडीशंस ऐसी थी जिसके ऊपर स्पिनर्स को हेल्प की थी, लेकिन आप तो हफीज को क्रेडिट देना कि मुसलसल प्रैक्टिस उसने नहीं की बॉलिंग की मैच में, लेकिन इस क्रूशल गेम में उसने आगे इतनी अच्छी बॉलिंग की कि सिर्फ उसने 6 रन दिए अपने 4 ओवर्स में, जो कि एक बहुत बड़ा और उसके बाद विकेट्स भी लिए। तो आई थिंक ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सोचने का मकाम है कि पाकिस्तान की टीम कहां खड़ी है वर्ल्ड कप में जाने से पहले। बिल्कुल हारून भाई, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहां खड़ी है वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन इसमें हमारे अपने कितने कसूर दिखाई देते हैं हारून भाई कि हम आज तक लोग दुनिया बात कर रही है, फखर जमान को आप जिस नंबर पे खिला रही हैं उनका नंबर नहीं है, फिर आप हसन अली को शुएब मकसूद से पहले बैटिंग के लिए भेज देते हैं। मकसद है कि शुएब मकसूद का तकर्रुर इस टीम के अंदर अगर हुआ है तो पावर हिटर के तौर पर हुआ है, जो उन्होंने अपनी पावर हिटिंग
पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन 5 में साबित की थी। लेकिन उसके बावजूद आप हसन अली को अगर शुएब मकसूद से पहले बैटिंग करने के लिए भेज रहे हैं, तो ऑलरेडी आप अपने बैट्समैन का मोरल तो गिरा देते हैं। फखर अपने नंबर हाँ पे नसीम, बैटिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी 4 से 5 पे चले नसीम जाते हैं, कभी 4 पे आ जाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? देखो नसीम, ये तो यही मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था। आपने बड़ा अच्छा ये जो शुएब मकसूद के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि माइंड के साथ उसके खेल रहे हैं, उनको उनका मोरल डाउन कर रहे हैं। देखिए, आप मुझे बताएं कि ये नी जर्क जो डिसीजंस ले रहे हैं, इससे तो ये साफ शो हो रहा है ना कि पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है, जिसमें मैं कोचिंग और उनके सपोर्ट स्टाफ की बात करूंगा, कि वो लोग अभी इमेच्योर हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोचिंग का जो सेटअप है, या जिस तरीके से आप कह लें कि टीमों को चलाने वाला होता है, कि कोच किस तरीके से अपनी टीम को देखता है। आपका कैप्टन भी नया है, यंग बच्चा है, उसको भी अभी इतनी समझ नहीं है कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने मुकाबलाबाजी करनी है और क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि मैंने इससे पहले हमने फखर जमान का जिक्र किया कि वो किस तरीके से मेंटली डिस्टर्ब होंगे कि उनके ओपनिंग से आप उनको मिडल ऑर्डर पे लेके आए हैं। अब मुझे बताएं कि शुएब मकसूद, जो कि हैं ही इसी 140-50 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं, प्रॉपर बैट्समैन हैं, जो कि रियल सेंस में हिटें मार सकते हैं। देखिए, हसन अली तो सिर्फ हिट मारते हैं बॉल को देख के, ही इज नॉट अ बैट्समैन। उसका जिस दिन होगा उस दिन आपको 3-4 अच्छी हिटें मार के आपको रन्स दे देगा। लेकिन एक बैट्समैन का प्रॉपर जॉब है कि वो अपनी टीम को प्रॉपर रन्स करके दे। और शुएब मकसूद को आपने जब हसन अली, अब मुझे बताया ना शुएब मकसूद क्या सोच रहा होगा उस वक्त जब हसन अली को कहा गया होगा कि नहीं तुम जाओ शुएब, तुम रुक जाओ। ये तो मेंटली आप गिर जाते हैं एकदम से कि मैं बैट्समैन जो कि हिटें मार सकता है, जो कि मैं मतलब अगर देखा जाए तो पीएसएल ले लें या डोमेस्टिक क्रिकेट ले लें, शुएब मकसूद की तकरीबन हर हिट बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाती है ना। ठीक है, अभी वो आउट हो रहे हैं, लेकिन स्टिल ही हैज गॉट द कैपेबिलिटी टू हिट सिक्सेस। आपने उसको चेंज कर दिया, तो इसीलिए ये वो चीजें आती हैं जिसकी वजह से आपकी ना बॉलिंग सही तरीके से काम दिखाती है, ना आपकी बैटिंग सही तरीके से काम दिखाती है, और फील्डर्स तो आपको पता है थ्रू आउट वो प्रेशर में ही होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा थिंक टैंक क्या खुद ही टीम को सेटल होने नहीं दे रहा। खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे ग्राउंड में, ये खिलाड़ी कसूरवार हैं, इसमें खिलाड़ी इससे प्रश्न हासिल नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये कि हमारा थिंक टैंक, जो खिलाने वाले ड्रेसिंग रूम में बैठे में, वो सही फैसले कर रहे हैं, वो सही अंदाज से लेके चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और खुद भी बात कर रहे हैं कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग सेट नहीं है। तो आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में नहीं खिलाएंगे, उसकी जगह बॉलर को भेज रहे होंगे, तो आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग कैसे सेट होगी देगी। लेकिन आपके हवाले से भी सवाल ये कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपने नहीं ट्राई किया, आपने लाइन से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ट्राई किया और कोई एक सेट होके नहीं दिया, तो ये कसूर किसका करार दिया जाएगा? ये सिर्फ प्लेयर्स का ही कसूर होगा या फिर इस टीम मैनेजमेंट का भी कसूर होगा कि शायद वो सबको उस तरह एतमाद नहीं दे रही, जिसकी एग्जाम्पल शुएब मकसूद हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं कि आप उनको आपने एतमाद नहीं किया। और मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो मैं 2 चीजें जरूर डिस्कस करेंगे। आजम खान फिट हो गए, आजम खान सुनने में आ रहा है कि आज के मैच में शिरकत करेंगे, लेकिन जब बाबर आजम और रिजवान 15 से 16 ओवर खेल लेते हैं और बाकी बैट्समैनों की बारी नहीं आ रही होती और वो पैड बांध के बैठे होते हैं, जो पिंच हिटर करार दिए जाते हैं, जो बड़ी हिट मारने की सलाहियत रखते हैं, अब वो भी अगर 5 ओवर 4 ओवर आखिरी के मिलेंगे उन्हें और वो बैठ के देख रहे होंगे, तो वो किस मेंटल कंडीशन के साथ ग्राउंड में उतरेंगे। और दूसरा, पिछले मैच में हमने शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया था, क्या ये आराम बनता था शाहीन शाह अफरीदी का, जबकि आपने अभी सीरीज नहीं जीती है? बात करूंगा ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज के चौथे और आखिरी T20 मैच पर, जो आज खेला जाएगा। ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो फिर बारिश की नजर ये सीरीज होती हुई दिखाई दी। एक ही मैच कंप्लीट हुआ जो पाकिस्तान टीम 7 रन से जीतने में कामयाब हो गई। आज की फतह पाकिस्तान को सीरीज में फतह दिला देगी, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज टीम मैच जीतती है तो फिर यही सीरीज बराबरी पर इख्तिताम पजीर होगी। पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, हमें वेस्ट इंडीज से इतना गर्ज नहीं है, हमारा गर्ज पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। हमारे प्लेयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी तैयारियां कैसी दिखाई दे रही हैं। हारून रशीद साहब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है। हारून भाई, अगर हम 6 मुस्तनद बैट्समैनों के साथ मैदान में उतर रहे हैं, उसमें हफीज, अब हमें पता चला है कि ये बॉलर भी है, वरना तो 6 में से कोई भी बॉलिंग नहीं करता। अगर आप टॉप ऑर्डर उठा के देखते हैं तो फिर हमें अब पता चला अच्छा हफीज बॉलर भी है, जैसे वकार यूनुस ने कहा था 2015 वर्ल्ड कप में, क्या सरफराज ओपनर भी है। और उसके बाद से सरफराज ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था वो आपने देखा था।
तो बाकी आप 5 बॉलर्स जिनमें आप मेकशिफ्ट बॉलर्स भी जो है वो बना रहे होते हैं, ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतर रहे होते हैं। तो जब आप 6 मुस्तनद बैट्समैन के साथ मैदान में उतर रहे हैं और 2 बैट्समैन आपके 15 से 16 ओवर खेल जाते हैं, तो बाकी बैट्समैनों के मोरल पे क्या फर्क पड़ता है? वो सिंगल्स कर रहे होते हैं दरमियान में। आप 9.5 की औसत से जब शर्जील आउट हुए थे, उसके बाद जब बाबर आउट हुए हैं सेकंड प्लेयर, तो उस वक्त औसत 7.5 पे आ गई और आपकी सारी विकेटें 9 विकेटें बची हुई थी। तो माइंडसेट क्या है हमारा तैयारियों के लिहाज से? देखिए, इसमें तो जो चीज आपने भी जो जिक्र किया, इसका ये वाकई बड़ी परेशान कुन बात ये है कि नॉर्मली होता ये है कि आपका जो रन रेट है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने तकरीबन 9.78 से शुरू किया। आपकी शर्जील खान आउट भी हो गए, उसके बाद जब रिजवान और ये दोनों आए तो ऐसे लग रहा था कि 8+ के एवरेज से जा रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि ये ग्राउंड छोटा था। इसमें आपके पास 1 या 2 रन की गुंजाइश जो थी, उसमें आपको ज्यादा 1 ही रन मिलना था, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हुआ भी। लेकिन उसके बावजूद मैं ये फील करता हूं कि बाबर और रिजवान दोनों को कोशिश यही करनी चाहिए थी कि आप कम से कम 8 से ज्यादा, यानी 9 के लगभग आपको ये रन रेट रखना चाहिए था 12 से 13 ओवर तक, क्योंकि आप आउट हुए 12 या 13 ओवर के दरमियान में आपने 100 रन किए। उसके बाद 7 या 8 ओवर जो है ना वो इनफ होते हैं रिमेनिंग ऑर्डर बैट्समैन के लिए कि वो उसको चार्ज करके इसी जो 7 या 8 रन या 8.5 का जो एवरेज है उसको लेके ये 9 या 10 पे फिनिश करें। हाँ, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि पाकिस्तान को देखिए सोचना पड़ेगा। मिसबा का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो आपको बताऊं, देखिए उसके जहन में सिर्फ यही है कि जो बाउंड्री को क्लियर करता हो वो अच्छा बैट्समैन है T20 में। और आप देखेंगे अभी तक मिसबा ने जितने भी डिसीजन लिए हैं, चाहे वो आसिफ अली के हवाले से हो, चाहे इफ्तिखार के हवाले से हो, चाहे वो शोएब मकसूद के हवाले से हो, वो देखिए वो पे बैक नहीं किए। आज उन्होंने कहा है कि जी आजम खान को भी बहुत जल्दी है, हम उसको हम रूल आउट कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये डर है कि उनके पिछले डिसीजंस की तरह ये डिसीजन उनके लिए मुश्किल ना हो जाए। वो यंग लड़का अभी अगर आज के मैच में भी अगर वो फेल हो जाता है, क्योंकि आज मुझे नहीं पता कि वहां कंडीशन क्या है, मुझे बारिश के चांसेस आज भी नजर आते हैं। देखिए जब 20 ओवर का मैच फर्दर रिड्यूस होगा तो उसमें आप किसी की एबिलिटी को चेक नहीं कर सकते। अगर 8 से 9 ओवर का मैच या 10 से 11 ओवर का मैच है, उसमें अगर आजम आखिरी के 3-4 ओवर में चले गए, उन्होंने 2-4 हिटें मार दी, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो इस काबिल वो तैयार हो गए कि वर्ल्ड कप में चले जाएं। सो इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम है या जो भी थिंक टैंक है वो एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां उसको नहीं पता कि उसके फाइनल 11 और फाइनल 16 क्या होंगे। और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक है ये सिचुएशन कि आप अभी तक इस बात के लिए तैयार नहीं हो सके कि आपने इतना पिछला जो पीरियड था 1 से 1.5 साल का इस तैयारी में जो गुजारा, बिल्कुल आपने इमेच्योर डिसीजंस लेके आपने कोई चीज भी काम की नहीं की और आपने अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बाहर बिठा दिया, जिसमें शुएब मलिक हैं, जिसमें सरफराज हैं, जिसमें वहाब रियाज हैं। और अब कहीं ऐसा अभी तक तो आप देखें जो सरफराज से ज्यादा ट्रीटमेंट हो रहा है वो आपके सामने। आपको प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर में, आपको मैच फिनिश करने वाले प्लेयर की जरूरत है, वो आपके पास मौजूद है लेकिन वो बेंच पे बैठा हुआ है। बेंच पे बैठा हुआ है। फिर दूसरी बड़ी चीज ये कि अगर क्या 5 बैट्समैन की जरूरत दिखाई देती है या उसकी जगह स्पिन कंडीशन है? आप इमाद वसीम को भी शामिल कर सकते हैं, आप नवाज को भी शामिल कर सकते हैं, आपको बैटिंग भी कहीं ना कहीं मिल रही है। अगर इतने ही ओवर इतनी ही गेंदें खेलने को मिलनी है आजम खान को, तो वो तो फिर इमाद वसीम भी खेल सकते हैं, वो तो नवाज भी आके खेल सकते हैं। तो थोड़ा बहादुरी की तरह डिसीजन लेने चाहिए हमें कि हमारा कोई एक बॉलर, खुदा ना खास्ता हफीज इतने इफेक्टिव नहीं रहते, नसीम उनको रन पड़ जाते हैं। तो आपकी इसी बात को थोड़ा सा मैं जो आपने भी ये बात की, आप मुझे ये बताएं कि पिछले मैच में हाँ नहीं नसीम, यही जो आपकी बात जो है थोड़ा सा मैं उसको और थोड़ा क्लियर कर दूं। देखिए ना, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं, आपने कहा कि बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप इमाद को भी डाल दें, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने ऑलरेडी 3 स्पिनर्स के साथ जब खेले तो आपने उस्मान कादिर को तो 1 ही ओवर दिया ना, आपने उसको पूरे ओवर तो नहीं दिए, जबकि आपको स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर आपके पास बेस्ट बाय था कि जी उस्मान कादिर अगर और ओवर करता तो इस बात के चांसेस थे कि वो 1-2 विकेट्स लेता, उसमें कॉन्फिडेंस आता। आपने 1 ओवर करा के उसको जब चेंज कर दिया तो मुझे बताया कि एज ए बॉलर उसका माइंडसेट क्या होगा कि पता नहीं अगला मैच मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यार ये तो टीम को कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ पे। सो आप जो ये बात करो ये तो उस वक्त होना कि अगर आप एक बैट्समैन को ड्रॉप कर दें और एक स्पिनर को खिलाएं जो कि हिट भी मार सकता है, चाहे वो इमाद हो या चाहे वो मोहम्मद नवाज हो।
लेकिन क्या उसकी यूटिलाइजेशन ये करेंगे? जो हालात ये नजर आ रहे हैं ऐसा तो मुझे नहीं नजर आ रहा ना। यहाँ तो आप फास्ट बॉलर को भी ड्रॉप करके एक स्पिनर को ला सकते हैं ना, क्योंकि वहां की पिचेस ऐसी हैं कि हिट ही नहीं लगती वहां स्पिनर्स को। अगर लगती भी है तो वो यहाँ छक्का लगेगा, लेकिन छक्के के चांसेस के साथ साथ आपके पास ये भी चांस है कि आप विकेट्स भी ले लेंगे। सो आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार है, अनसर्टन है आपकी टीम मैनेजमेंट। उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या बैट्समैन के ऊपर जाएं, फास्ट बॉलर के ऊपर जाएं, ऑलराउंडर्स को टीम में लाएं। सो मुझे ओवरऑल जो नजर नहीं आ रही स्ट्रेटजी ऐसी थिंक टैंक की हमारी जो पाकिस्तान टीम की है कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज्यादा अभाम है। और वो बस इफ एंड बट्स पे मुझे लगता है वो चल रहे हैं कि ये कर लेगा, ये कर लेगा, लेकिन इनफैक्ट तो मैदान में करना होता है प्लेयर्स को। अरुण भाई, क्या हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं? हमने शाहीन शाह अफरीदी का वर्कलोड मैनेजमेंट जिस मैच में कम करने की कोशिश की थी वो पिछला मैच था, और अभी हमने सीरीज अपने नाम नहीं की। हम ये जानते हैं कि वेस्ट इंडीज तगड़ी टीम है, अपनी कंडीशन में खेल रही है, वो कम बैक करेगी। तो हम हारिस रऊफ को ले आए इस मैच के अंदर। अगर वो लास्ट मैच पूरा हो जाए और पाकिस्तान लूज कर जाता है और आखिरी मैच में हम शाहीन शाह अफरीदी को लेकर आते हैं, तो हमने तो वेस्ट इंडीज टीम का मोरल वापस ले आया है। क्या वो सही फैसला था शाहीन शाह अफरीदी को, जो लास्ट मैच में हमने आराम देने का फैसला किया और हारिस रऊफ को शामिल किया था? जहां तक आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, उसको तो आज से 4 से 5 मैच पहले उसको रेस्ट मिलना चाहिए। आपने एक्चुअली उसके कॉन्फिडेंस को डेंट किया उसको मुसलसल खिला के। आप मुझे बताएंगे पिछले 2 से 3 मैचेस में, 4 मैचेस में मुझे परफॉर्मेंस बताएं शाहीन शाह की। जी हर भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले जो 3 T20 मैचेस खेले सिर्फ 1 आउट किया है और तकरीबन 12 से 13 की औसत से उन्होंने रन्स दिए, 80+ रन्स दिए, और पिछले 3 मैचों में उन्होंने अपने ओवर मुकम्मल नहीं किए, लास्ट मैच में सिर्फ किए थे। जी यही तो मैं आपको कह रहा हूं नसीम के शाहीन शाह को तो आज से 5 से 6 मैचेस पहले रेस्ट मिलना जरूरी था। आपने उसको मुसलसल खिला के आपने उसके कॉन्फिडेंस को डेंट किया। बिकॉज देखिए ये लोग ये समझते हैं कि वो फटीक का शिकार हो चुका हुआ है। आप मुसलसल उसको खिलाया चले जा रहा है, नॉन स्टॉप क्रिकेट वो खेल रहा है, जब तक उसको रेस्ट नहीं मिलेगा वापस वो कैसे वो आएगा। तो जब बैड परफॉर्मेंस होती है, 1 बैड परफॉर्मेंस के बाद बॉलर कोशिश करता है या बैट्समैन कोशिश करता है कि मैं उससे अच्छा करूं, वो और ज्यादा जोर लगाता है, वो फिर मार खाता है, फिर तीसरे मैच में कहता है कि मैं फिर ठीक करूंगा। तो यही चीज शाहीन शाह अफरीदी के साथ हो रही है कि जैसे भी आपने पिछले 3 मैचेस का जिक्र किया कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, वो उसको मेकअप करने के लिए और ज्यादा कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जिसम उसका फटीक हुआ है, उसको रेस्ट की जरूरत है। जब तक वो रेस्ट नहीं करेगा, खुद आराम नहीं करना चाहता। फिर शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि मैं आराम नहीं। आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा बॉलर है, चाहे दुनिया भर का उठा के देख लें, क्या स्टार्क कहता होगा कि मुझे ना खिलाएं? क्या हेजलवुड कहता होगा कि मुझे ना खिलाएं? ये टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, जो कि वहां मैनेज कर रहे हैं इनकी टीम के वर्कलोड को। वो डिसाइड करते हैं कि आज स्टार्क खेलेगा नहीं खेलेगा, आज शाहीन खेलेगा कि नहीं खेलेगा। उसके कहने पे नहीं खिलाते, उस बावजूद वो खेलना भी चाहते होंगे। हमारे में और दीगर उन ममालिक में जिनकी क्रिकेट इस वक्त टॉप पे जा चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, हमारा प्लेयर कहता है मैं फिट हूं, मैं अभी खेलने के लिए तैयार हूं, टीम मैनेजमेंट मान लेती है। लेकिन आपने देखा होगा अभी हाल ही में बैन स्टोक्स ने ये डिसीजन लिया है इंडिया के खिलाफ सीरीज से पहले कि आई एम नॉट इन वेरी गुड मेंटल फॉर्म, इस वजह से मैं इस सीरीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं। आपको याद होगा ग्लेन मैक्सवेल टॉप पर थे उस वक्त, और ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने कहा कि मैं आराम लेना चाहता हूं। ये वो टॉप प्लेयर्स हैं कि जिनकी हर हाल में जगह है, जैसे शाहीन शाह अफरीदी की जगह है। देन हमारे प्लेयर्स ये नहीं सोचते, क्या उनमें कोई इनसिक्योरिटी है, क्या खौफ है मेरी जगह कोई ले लेगा, या पैसे मेरे खत्म हो जाएंगे, क्या मसला क्या है? देखिए इसका तरीकाकार ये होता है कि इसमें एक्चुअली इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑब्वियसली पैसा इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि आप पर मैच जो आप खेलते हैं उसको अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलता है, एंडोर्समेंट के अमाउंट्स मिलते हैं, स्पॉन्सरशिप के अमाउंट्स मिलते हैं। लेकिन उसका एक तरीकाकार है, दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स ने किया ये हुआ होगा कि उन्होंने जो मैच नहीं भी खेलते होंगे तो उनको पूरी पेमेंट करते होंगे। आई एम श्योर कि वो इसी तरीके से करते होंगे, क्योंकि आपने उनको रेस्ट करवाया ना, क्योंकि वो आपके प्रोफेशनल प्लेयर थे, आपने उनको रेस्ट करवाया, उसको तमाम इन्वॉल्वमेंट्स मिलने चाहिए जो उसको वो मैच खेलने की सूरत में मिलते। और यही तरीकाकार पाकिस्तान को भी अपनाना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको करना चाहिए इस तरीके से, ताकि प्लेयर बैन स्टोक्स को कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं बाहर बैठने के, उन्होंने फुल डिसीजन लिया है।
उन्हें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने नहीं कहा था, उन्होंने तो उनका नाम टीम में दिया था। ग्लेन मैक्सवेल ने खुद डिसीजन लिया था। आई एम नॉट इन वेरी गुड फ्रेम ऑफ माइंड। ये नसीम, यही तो आप कह रहे हो ना। देखिए, आपने ये दूसरा पॉइंट रेज किया। अगर एक प्लेयर खुद ऑप्ट आउट करता है तो फिर हमें उसको पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट उसको बिठाती है तो यस, उसको वो जरूर वो एलिमेंट्स मिलने चाहिए। क्योंकि बेन स्टोक्स ने खुद कहा है, तो इसलिए उसने अपने आप की अवेलेबिलिटी शो नहीं की, इसलिए वो टीम का हिस्सा नहीं बना। लेकिन हम आते हैं और वो हर मैच खेलना चाहते हैं। इसलिए यहां पर ये डिसीजन लेना टीम मैनेजमेंट का काम है कि किस तरीके से आपने किस प्लेयर को और बोर्ड को रेकमेंड करें। या एक्चुअली तो ये क्रिकेटर्स के लिए, बेनिफिट के लिए और क्रिकेटर्स के लिए ही सारा कुछ है ना। आपका क्रिकेट बोर्ड किसके लिए पैसा कमा रहा है? क्रिकेटर्स के लिए, क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए। सारा जितना भी पैसा है वो क्रिकेट में ही लगेगा ना। तो क्रिकेटर्स ये हिस्सा है इसका, आपकी स्कीम का, इसलिए उनके ऊपर पैसे का कोई वो नहीं है। लेकिन होगा क्या अगर मुझे बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी का करियर शॉर्टन हो जाता है इसकी वजह से, खुदा ना खासा कोई सीरियस इंजरी हो जाती है। हसन अली पूरा 1 से 1.5 साल बाहर रह के आए हैं। शाहीन शाह आपका भी यंग लड़का है, वो भी अनफिट होकर 1 से 1.5 साल के लिए बाहर चला गया। तो आप सोचे तो सही, आपकी टीम के बाद आगे होगा क्या? ये बड़ी आपने हैरानकुन बात कही है मेरे लिए, कहीं ना कहीं के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए टीम इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पैसा किसके लिए होता है? मैं तो अभी तक तो ये लग रहा था कि अपने ऑफिशियल की तनख्वाहों के लिए होता है, क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी का प्लेयर इतने पैसे नहीं लेता जितने आपके सीईओ इंग्लैंड से आने के बाद लेते हैं, या आपके दीगर डायरेक्टर्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या दीगर कोचेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितने पैसे मिसबा लेते हैं इतने बाबर आजम नहीं लेते महीने के। मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा था हारून भाई, आपने अच्छे वक्त मेरी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बढ़ा दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हारून भाई। मैं तो यही समझ रहा था। अब मैं खाली ब्रेक ले रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर जरा बात करेंगे कश्मीर प्रीमियर लीग पर। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बात करेंगे कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कितने मजबूत है। हम अपनी पीएसएल को मुकम्मल नहीं कराते, हम साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। हम इंग्लैंड में खतरनाक टूर करने के लिए चले जाते हैं। क्रिकेट की बहाली के लिए हमने डिसीजन लिया था, बहुत अच्छा था, लेकिन उस वक्त इंग्लैंड को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था बिकॉज ऑफ टेलीविजन राइट्स, जो हमने जाके बचाए थे और उनपे एहसान किया था। उसका नतीजा ये निकला कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर ये कह देता है कि कोई क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को कश्मीर प्रीमियर लीग में नहीं भेजेगा, तो फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड मॉन्टी पनिसर को भी रोक लेता है, कि जो काफी अर्से पहले रिटायर हो चुके हैं। बात करता हूं एक ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कश्मीर हमारा अटूट अंग, कश्मीर हमारी शहरग, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सब हम नारे लगाते हैं और दिल से लगाते हैं और इस एहसास के साथ लगाते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। वो कश्मीर हमसे और हम कश्मीर से। कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज अब से 3 दिन के बाद 6 अगस्त से होने जा रहा है, लेकिन अब तक अनसर्टेनिटी इस इवेंट पर पाई जाती है। इसकी बड़ी वजह भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रवैया रहा कि जिन्होंने तमाम मेंबर बोर्ड को से राब्ता करने के बाद कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अपने खिलाड़ियों को कह दें, चाहे वो रिटायर्ड प्लेयर हो, चाहे वो कितने अर्से पहले भी रिटायर हो गए हो, अब वो भी नहीं जाएंगे कश्मीर प्रीमियर लीग में। इस सिलसिले में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से राब्ता किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में लोग ये कहते हैं ये तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मौक़िफ़ सामने आया कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है और इसमें वो कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है चारों जानिब से ड्रामा हो रहा है। आईसीसी कह रही है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनल मामला है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, उन्होंने भारत की दरखास्त रद्द कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता प्लेयर्स को जिस लीग की उन्होंने इजाजत दी है उसी में खेलने से रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट को सामने रखते हुए ये फैसला कर रहे हैं। ये तमाशा क्या हो रहा है? हारून रशीद साहब से बात करते हैं। हारून भाई, कश्मीर प्रीमियर लीग में ड्रामा हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लीग है, कश्मीर का नाम जहां पे जुड़ जाता है हमारा रुआ भी खड़ा हो जाता है। कश्मीर हमारे लिए इस तरीके से अहमियत रखता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक जानिब तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कटहरे में लाने की बातें कर रहा है कि इन्होंने खेल की साख को नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने जो है वो हमारे जाती मामलात में मुदाखलत की और हम किसी फोरम पे उठाएंगे। दूसरी जानिब अपने प्लेयर ही रिलीज नहीं कर रहा। अरुण भाई,
दो चीजें इसमें बहुत ही समझने की हैं नसीम, जो कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं नाजरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात तो ये है कि कश्मीर प्रीमियर लीग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करवा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कश्मीर प्रीमियर लीग की दरख्वास्त के ऊपर उनको ये इजाज़त दी, जिस पे कहा गया कि जी आप अपना कश्मीर प्रीमियर लीग जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हमें इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। और उसके ऊपर ये जो आईसीसी ने ये कहा कि पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, यकीनन ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, इसलिए कि जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर में होगी, जितनी भी एनओसीज या जितनी भी इजाज़त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्राइवेट लीग्स वालों को अलाउ करेगा, वो इस बात की जमानत देगा कि ये अप्रूव्ड लीग है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको इजाजत दी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ताल्लुक ऐसी लीग्स के साथ नहीं होता सिवाय पीएसएल के, जो पाकिस्तान की अपनी लीग है। तो इसलिए एक तो ये समझ लिया जाए कि कश्मीर प्रीमियर लीग जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करवा रहा। दूसरी तरफ आ जाए कश्मीर प्रीमियर लीग, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं क्रिकेट बोर्ड में था तो उस वक्त ये एप्लीकेशन आई थी, तो उस वक्त ये जरूर डिस्कशन हुई थी कि कश्मीर जो है ऑब्वियसली एक डिस्प्यूटेड एरिया तो है ना, हम बिल्कुल ये हमारा अटूट अंग है, हम ये कहते हैं कि ये हमारी है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो यूएनओ में तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। भारत ने एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल किस्म की जो डिसीजन लेके मकबूजा कश्मीर को जो हालात इस वक्त आ गए हुए हैं जिसमें पाकिस्तान मुसलसल लड़ रहा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज जो सबसे बेहतर समझने वाली है लोगों को, वो ये है कि स्पोर्ट्स का ताल्लुक पॉलिटिक्स से नहीं है। इसलिए जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर जो दुनिया भर के बोर्ड्स को अगर वो कह रहा है तो ये एक स्पोर्टिंग इवेंट है, इसके साथ पॉलिटिक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। भारत की क्रिकेट बोर्ड ने अगर ये बात कह के अपने आप को पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया, वो तो होने देना, जो भी हो रहा है वो तो यूएनओ डिसाइड करेगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर लगी हुई है, इंडियन गवर्नमेंट इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए लगी हुई है। लेकिन एक स्पोर्ट्स का इवेंट, आप मुझे बताएं कि कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। आप ओलंपिक में तो पाकिस्तान के साथ मुकाबला करते हैं, आप वर्ल्ड कप इवेंट में तो पाकिस्तान की टीमों के साथ मुकाबला करते हैं, आप हर उस जो कि इंटरनेशनल इवेंट होता है उसमें आप पाकिस्तान के साथ मुकाबला करते हैं, लेकिन बायलैटरल सीरीज के ऊपर आप इतराज कर रहे होते हैं। इसलिए मुझे ये फीलिंग हो रही है कि ये इसको अननेसेसरी कश्मीर प्रीमियर लीग को ये लोग मुतनाज़ा बना रहे हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग होनी चाहिए और इसमें जिस तरीके से जितना इतना काम हो चुका हुआ है, तो आई थिंक इसको। और दूसरी चीज ये कि आप मुझे बताएंगे ज्यादा तो रिटायर्ड क्रिकेटर्स आ रहे हैं, इसमें कौन से करंट प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये कहते हुए कि जी आगे सामने वर्ल्ड कप खड़ा है, तो अपने क्योंकि ये सीरीज बैक टू बैक मैचेस हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर डेफिनेटली प्लेयर्स के ऊपर आता है। और अब मुझे तो खैर इतना मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा कि इनके वेन्यूज क्या हैं, कहाँ फैसिलिटीज कैसी हैं कैसी नहीं है, तो ये सारी चीजें देख के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई भी चीज अगर फैसला किया होगा तो उन्होंने किया होगा। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं नसीम जो कि लोगों को समझने चाहिए कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादती कर रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस खामखाई इस कश्मीर प्रीमियर लीग को एक सियासी और एक और रंग दे रहा है। और आईसीसी ने बिल्कुल ठीक किया गया कि पाकिस्तान का इंटरनल मामला, उन्होंने इसका कोई दखल नहीं है, इसका इंडिया की उन्होंने उस दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाकी क्रिकेट चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल जब मीडिया से गुफ्तगू की थी तो बड़ी अच्छी बात कही थी कि पाकिस्तान में अगर लीग हो रही है तो इंडिया मकबूजा कश्मीर में लीग कराए, उनको कौन रोक रहा है कि लीग अगर जो भी कराना चाहता है वो कराए, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन हारून भाई, जिस तरह आपने भी बात की कि कश्मीर एक डिस्प्यूट कश्मीर पर आज तक है, जब से पाकिस्तान और भारत वजूद में आए, जब से ये डिस्प्यूट जो है वो आज तक चल रहा है। इसीलिए यूएनओ भी जो है की करारदाद के मुताबिक ये एक मुतनाज़ा इलाका है, अपनी जगह पे वो वाजे कर चुके। लेकिन जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया और पाकिस्तान की सियासत का महवर कश्मीर ही रहा है और इस पर हम बात करते रहे। तो जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कश्मीर प्रीमियर लीग के मुंतजमीन को परमिशन दे रहा था इवेंट की, उस वक्त ये बात करने वाली थी या नहीं थी कि जब इंटरनेशनल प्लेयर्स की बारी आएगी, उनके आने की बारी आएगी, भले वो रिटायर्ड प्लेयर हो, भारतीय क्रिकेट बोर्ड आवाज बुलंद करेगा, एतराज करेगा। कई सारे लोग रुक गए, इसमें हर्षल गिब्स को बहुत क्रेडिट देंगे कि जिन्होंने ट्वीट करके भारत के जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो घिनौना चेहरा था वो मंजर आम पर लेकर आया हर्षल गिब्स। और हमारी इतलात के मुताबिक आज वो भी पहुंच रहे हैं, हर्षल गिब्स भी पहुंच रहे हैं और तिलका रत्ने दिलशान भी पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा पैगाम दे दिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि क्रिकेट पहले है,
बाद में तमाम चीजें, ये खेल का इवेंट है। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जानता है आईसीसी में हमारी वर्थ क्या है, इंडिया की वर्थ क्या है? जब वो इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाने की बात कर रहे थे तो उस वक्त कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्हें समझाने की जरूरत थी कि आप इस तरीके का इवेंट कराएं कि पाकिस्तान के 5 स्टार खेल रहे हो और 6 जो है वो कश्मीर के लोग खेलेंगे। हम ये पैगाम देते कि कश्मीर की क्रिकेट को बेहतर बना रहे हैं। अरुण भाई, जहां शाहिद अफरीदी खड़े हो जाएं, वसीम अकरम खड़े हो जाएं, जावेद मियांदाद खड़े हो जाएं, हारून रशीद खड़े हो जाएं, माजिद खान खड़े हो जाएं, हमें किसी सर गारफील्ड सोबर्स की जरूरत है या सर इयान बोथम की जरूरत है? हमारे अपने नाम इतने बड़े, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब आके कश्मीर प्रीमियर लीग की ओपनिंग कर दें, ये सब खड़े हो जाए सितारों की कहकशां। हमें किसकी जरूरत थी? क्या समझाने की जरूरत नहीं थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कश्मीर प्रीमियर लीग के मुंतजमीन को, कि भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स की जानिब ना देखें? देखिए, एक चीज तो मैं आपको बताऊं कि आपको ये देखिए, बाज जगह हार्श रियलिटीज हैं जिसका हमें हमें जरूर उसका मानना चाहिए उस चीज को, कि कश्मीर में अभी क्रिकेट इतनी ज्यादा प्रमोट नहीं हुई। हम बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी कश्मीर के जो प्लेयर्स, अगर मैं देखता हूं तो पिछले अगर 8 से 10 सालों में 3 से 4 प्लेयर ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने आगे पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। क्योंकि पिछले उसमें ये रीजन में जब रीजन्स बने हुए थे उस वक्त कश्मीर जो था वो इस्लामाबाद रीजन का पार्ट हुआ करता था, तो AJ&K, तो वहां से प्लेयर्स आते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्योंकि वहां फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, तो आपका ये कहना कि 5 से 6 प्लेयर्स या 7 प्लेयर्स अगर कश्मीर के लेके और इसको करवाया जाता तो लीग में वो चीज नहीं बनती जो कि इंटरनेशनल वो बनती है। दूसरे, इसके टाइमिंग्स देखें, इसके अलावा कश्मीर प्रीमियर लीग को इसके टाइमिंग नहीं मिल सकते थे। प्लस तीसरा, जो आपने कहा कि क्रिकेट बोर्ड को ये कहना चाहिए था कि कश्मीर का नाम इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका रीजन ये हुआ कि आजाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने इसको बैक किया, क्योंकि जो भी मुंतजमीन थे उसी वक्त उन्होंने गवर्नमेंट के लेटर्स भी साथ लेके आए कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब एक गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है किसी टूर्नामेंट को, तो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको रिफ्यूज कर सकता था? तो मुझे तो इससे वो नहीं है। दूसरी चीज, आपने जो इंपॉर्टेंट बात की कि क्रिकेट की जीत है कि अगर दिलशन आ रहे हैं यहाँ पर और हर्षल गिब्स आ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, मकसद ही है, वो क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स तो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए वो ही आ रहे हैं। और बाकी अगर जो नहीं आ रहे तो मुझे अफसोस है कि वो क्यों नहीं आ रहे। देखिए, आप इसलिए करते हैं, आपने ये बात सही की कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेके आप ये सारा बड़े बड़े नाम लेके आप उनको एम्बेसडर बना सकते थे, आपको जरूरत नहीं थी कि बाहर से लोग लेके आते। लेकिन मसला ये है कि इनमें से कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि इन्वॉल्व हैं कोचिंग में, कितने ऐसे लोग हैं जो आप एक मेंटोर के तौर पर तो इनको ला सकते हैं, बट एज ए कोच या एज ए सपोर्ट स्टाफ या एज ए डायरेक्टर वो तो आप नहीं ला सकते, इसलिए कि वो तो क्रिकेट से दूर है। सो ये सही है कि इनके नाम इस्तेमाल होने चाहिए थे, इनको होना चाहिए था। ऑलरेडी मेरा ख्याल है आपके करंट प्लेयर्स तो जो अभी रिसेंटली रिटायर्ड हैं, शाहिद हो गया या वसीम अकरम हो गए, ये तो इसका पार्ट है ना। प्रॉब्ली मेरा ख्याल है इंजमाम भी किसी एक टीम के साथ हैं, तो जो पाकिस्तान के नाम इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए वो है। मेरे अपने नजदीक KPL एक क्रिकेट इवेंट है, उसको होना चाहिए। हाँ, शोएब अख्तर ने भी ज्वाइन कर लिया एज ए एम्बेसडर फॉर पीस। जी, तो मेरे नजदीक तो ये नाम बड़े अच्छे हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कश्मीर प्रीमियर लीग एक क्रिकेट इवेंट है, एक स्पोर्ट्स इवेंट है। इसमें किसी किस्म की आउटसाइड इंटरफेरेंस फ्रॉम इंडियन क्रिकेट बोर्ड और फ्रॉम एनी अदर क्रिकेट बोर्ड नहीं होनी चाहिए। उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स में ये बहुत सारे, आप देखें ना कश्मीर में कितना प्रमोशन होगी ये जैसी कश्मीर प्रीमियर लीग होती है। आप सोचें तो सही कि कितना इंटरेस्ट जनरेट होगा कश्मीरी लोगों में कि वो क्रिकेट को टेकअप करें। यूथ जो है वो क्रिकेट खेलने के लिए आएगा, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आपको मैदानों में वो नजर आएंगे। सो ये तो बहुत अच्छा साइन है कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्रिकेट के लिए कि वो वहां जाके प्रमोट होगी और क्रिकेट जो है वो उसके शौक बढ़ेगा कश्मीरी लोगों में। और भाई, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने बिफोर वर्ल्ड T20 अपने मुल्क में इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचेस खेलने थे। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दोनों मैचेस मुश्किलात से 2-4 होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने ऑलरेडी बांग्लादेश पहले जाना था, वहां से पाकिस्तान आना था, तो बांग्लादेश के टूर का तो वो मना कर चुके हैं। और ज्यादा चांसेस यही है कि शायद पाकिस्तान के टूर पे भी बिफोर वर्ल्ड T20 वो नहीं आए, वो भी शायद अपने खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेजमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे। हमने जितना उनके लिए किया, उनका रोल क्या है? क्योंकि उनके खिलाड़ी बेशतर तो चले जाएंगे
आईपीएल जो इमारात में खेली जाएगी इसी दौरान में जब इंग्लिश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का और बांग्लादेश का दौरा करना था। लेकिन अगर रातों रात 18 प्लेयर्स चेंज हो सकते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के, तो फिर क्यों नहीं आ सकते नए प्लेयर्स पाकिस्तान? कोई 50 प्लेयर थोड़ी जा रहे हैं आईपीएल खेलने इंग्लैंड के। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन इसमें जो दो चीजें जो हुई हैं, आप देखें कि अब जो रीसेंट स्पाइक हुआ एकदम से कोविड का, वो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें कि जिस वक्त इंटरनेशनली भी पाकिस्तान गया था ना, पाकिस्तान की जिस फ्लाइट्स वक्त वगैरह का भी पाकिस्तान शेड्यूल गया आप था, देखें। नहीं, जिस वक्त वो उस पाकिस्तान वक्त ने इंग्लैंड का दौरा किया था नहीं, अरुण भाई, उस वक्त की सूरत हाल तो बहुत ही खराब थी। नहीं, उस वक्त ये देखिए, मसला ये है कि हमारे और उनके उसमें फर्क ये था कि उन्होंने एक तो आइसोलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लस उनकी जो अपना वैक्सीन का जो अमल था वो बहुत तेजी के साथ वहां फैल रहा था। मैं इस खैर उसमें नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक रीजन हो सकता है। लेकिन जो आपका पॉइंट है ना कि इस टीम का दौरा होना जरूरी है, वो आना चाहिए उनको, इसलिए कि पाकिस्तान ने उनको रेस्क्यू किया जब उनके लिए प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनका बैंकरप्ट होने का खदशा था। क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान ने हमेशा, मुझे बताएंगे कौन से क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया हो जब उनको मदद की जरूरत हो? आप किसी भी दुनिया भर के उसमें देख लेंगे, जहां जहां उन क्रिकेट बोर्ड को जरूरत पड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने उनको वहां भेजा। तो इसलिए इन रिस्पॉन्स इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी यही चाहिए कि इस टीम को भेजें, चाहे वो नए लड़कों के साथ भेजें, लेकिन ये टूर होना चाहिए। हम मान लेते हैं जी वर्कलोड मैनेजमेंट आपने करनी है उन टीमों के प्लेयर्स की जो कि वर्ल्ड कप में जाएंगे, तो ठीक है, पाकिस्तान भी वर्कलोड मैनेजमेंट कर लेगा अपने प्लेयर्स की, उनको नहीं खिलाएगा, पाकिस्तान भी अपनी ए टीम या ऐसी टीम, लेकिन ये दौरा होना चाहिए ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट का की टीमों का आना जो है वो उसको जारी रहना चाहिए। कुछ बात रह गई अरुण भाई, ओलंपिक स्पोर्ट्स पे अपने आने वाले प्रोग्राम पे बात करेंगे, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने भी यही बात कही है कि आखिरी 2 साल में पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को तवज्जो दूंगा। लेकिन ऐसा ना हो कि देर बहुत हो जाए। इमरान खान साहब, बाकी गेम्स को बाद में दे दीजिएगा तो वो तो ऑलरेडी तबाह हो गए, लेकिन क्रिकेट को थोड़ा सा पहले तवज्जो दे ले, जिसकी जरूरत दिखाई देती है। क्योंकि वसीम खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो भी इंग्लैंड से आए हुए हैं, और उसके बावजूद हम इंग्लैंड पे एहसान भी करें और वसीम खान साहब को भी ला के रखे यहाँ पर, और उसके बावजूद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का दौरा ना करे, तो फिर कौम तो सवाल करेगी, खेल की दीवानी ये कौम तो पूछेगी कि हम कर क्या रहे हैं। एहसान मानी साहब आईसीसी के सरबराह रहे, वो भी किसी आप छोड़ दें, आप जिम्बाब्वे को, बांग्लादेश को, किसी टम्बकटू क्रिकेट बोर्ड को भी जो है वो कायल करने के काबिल नहीं है। तो फिर हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो क्रिकेट चला रहे हैं, तो पाकिस्तान की साख को बचाना उन्हीं की जिम्मेदारी है, कोई और आके नहीं बचाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचाना वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब आपकी भी जिम्मेदारी है, और आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि आप वजीर आजम बने तो पहले क्रिकेटर ही थे, और आपका फेम, आपकी ताकत जितनी भी है वो क्रिकेट की वजह से आपको वजीर आजम हाउस तक लेकर गई है। तो ऐसे में आप एक ही चीज रह गई है जो चमन से लेकर खैबर तक हमें एक लड़ी में पिरो देती है, और वो क्रिकेट है। उसको बचाने के लिए ऐसा ना हो कि आप आखिरी 2 साल में सोचें, तो अभी आखिरी 2 साल में आपके 6 महीने बाकी हैं। इस 6 महीने में ये वाले ऑफिशियल्स कहाँ क्रिकेट को ले जाए, कुछ नहीं कह सकते। अरुण भाई, आज जीत रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ये आई थिंक पाकिस्तान को जीतना तो चाहिए। अगर अगेन आई विल से कि जिस तरह इन्होंने स्टार्ट किया था सेकंड ये जो पिछला T20 था, उसमें तो बड़ा एक्सप्लोसिव स्टार्ट लिया था वेस्ट इंडीज ने। वो तो बारिश हो गई क्योंकि उनको अच्छी कंडीशन मिल गई थी बैटिंग के लिए, टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी। अगेन आई वुड से कि टॉस वुड बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज गेम, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी बारिश के चांसेस हैं। तो टॉस जीतने वाला अगर पहले बैटिंग करता है और इनफ रन्स ऑन द बोर्ड लगा देता है, तो सेकंड टाइम बैटिंग इतनी अच्छी मुश्किल हो जाती है इस पिच के ऊपर। तो आई थिंक टॉस जो भी जीतेगा उसके चांसेस ज्यादा होंगे। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्रिकेट हंगामा का हिस्सा बने। वैसे हंगामे कई सारे हमें अपनी क्रिकेट में दिखाई देते हैं, उनमें से कश्मीर प्रीमियर लीग भी है, उनमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अब तक ना बनने वाला कॉम्बिनेशन भी है। कई सारे हंगामे, कितने हंगामों की बात करेंगे, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब अगर ये कह रहे हैं कि आखिरी 2 साल में मैं स्पोर्ट्स पे फोकस करूंगा, तो खान साहब हम सबको उस चीज का इंतजार है। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस दुआ के साथ इजाजत चाहता है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम फतह हासिल करके सीरीज अपने नाम करेगी, और पाकिस्तान जिस कॉम्बिनेशन की तलाश में है उसको बनाने में कहीं ना कहीं आज का मैच मददगार साबित होगा। नसीम राजपूत को इजाजत। कल के मैच के बाद, आज के मैच के बाद कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन, अल्लाह ने की बात।